कांग्रेस की उम्मीद राहुल गांधी से जुड़ी हुई परेशानी है। राहुल गांधी कांग्रेस की उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख चुनौती रहे हैं, पर वही राहुल गांधी अब स्वयं से उठाए हुए बयानों को लेकर खासी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे हैं। यह सिलसिला इस साल की शुरुआत में आया जब मार्च महीने में सूरत कोर्ट ने उन्हें कर्नाटक में दिए हुए एक बयान के मामले में दोषी करार दिया, मानहानि के मामले में, और उसी के तहत उन्हें 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। देश के कानून में जो प्रावधान है उसके तहत इस सजा के चलते राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद थे उनकी सांसदी चली गई और साथ ही साथ सजा के बाद अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग गया। कहने का आशय स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम के चलते राहुल गांधी 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते और साथ ही साथ उन्हें 2 साल जेल में भी काट दिया। सूरत कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पहले सेशन कोर्ट में और उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने अपील दायर की। आज उस गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया। गुजरात हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में राहुल गांधी को किसी भी प्रकार की राहत देने से दो टूक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उन पर इस तरीके के कई मामले हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि उन्हें इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई राहत दी जाए और सूरत कोर्ट का फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है। कांग्रेस और राहुल गांधी के वकीलों का एक कहना है कि वह इस फैसले का अध्ययन करेंगे और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी परिणाम आएगा उस पर ही राहुल गांधी का भविष्य निर्भर करता है राजनीतिक रूप से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब देश के तमाम राजनीतिक दल इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं 2024 के मामले में तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, ऐसे में कांग्रेस की तैयारियों पर इस फैसले के चलते कितना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है या कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। राहुल गांधी अगर जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता नहीं रखेंगे तो तय बात है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी विचारवान चेहरा नहीं है। तो ऐसे में उस शून्यता को कांग्रेस कैसे भर पाएगी? संयुक्त विपक्ष के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के साथ जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उन उम्मीदों का क्या होगा? जानने की बात यह भी है कि कोर्ट की ये टिप्पणी जो इतनी तल्ख है, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी के संदर्भ में कई गंभीर मामले हैं और इसी टिप्पणी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें आदतन अपराधी करार दे दिया है। ये मामला कितना संजीदा होता जा रहा है? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए कदम बढ़ा रहे हैं या जेल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? ये जानना बेहद जरूरी हो गया है। तो आज हम इस फैसले के कारण और इस फैसले से उपजी राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के पास कुछ कानूनी विकल्प रह गए हैं या कानूनी विकल्प के तौर पर उनके पास केवल कुछ समय खींचना भरी शेष रह गया है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण विषय कुछ गंभीर विमर्श करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इन्हीं परिस्थितियों को केंद्र में रखकर ये कहता है कि सफलता कभी अंतिम नहीं होती, विफलता कभी घातक नहीं होती, जो मायने रखता है वो है साहस। विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो ये बात कही गई थी, ये क्या राहुल गांधी पर मुफीद है? राहुल गांधी कभी सफल कभी असफल दिखाई देते हैं, पर वह बार बार दृढ़ता के साथ कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब लगातार अदालतें बता रही हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया तो वो माफी मांग क्यों नहीं लेते? क्या माफी का विकल्प राहुल गांधी को सजा के मामले में कोई राहत दे पाने में कामयाब हो सकता है? ये बात जहन में रखते हैं और इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ निजामुद्दीन राइन जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी इस चुनौती से गुजर रही है उसके प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास इस समय कानूनी सलाह देने के लिए राहुल गांधी किनसे ले रहे हैं हमें पता नहीं, पर हमें कानूनी पहलू बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ता कपिल साकला जी लंबे अरसे के बाद मौजूद है। साकला साहब, आपका विशेष तौर पर स्वागत है। धन्यवाद गुजरात हाईकोर्ट का कि आप हमें मिले। और इनके बीच में निष्पक्ष टिप्पणी देने के लिए राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ में है, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम निजामुद्दीन जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनेंगे जो इस मसले को लेकर आए हैं। एक बार सुनिए बयान। रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल,
इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, दूसरा झटका मारा। तो ये है राहुल गांधी का वो बयान जो सजा की बुनियाद है। तो निजामुद्दीन जी, अब जानना है, अभी भी राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार थे। तीन अदालतें देश की बता चुकी हैं राहुल गांधी ने ठीक नहीं किया। और आज तो गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी कर दी कि राहुल गांधी के ऊपर ऐसे कई मामले हैं जिसके कारण से रविशंकर प्रसाद, देश के कानून मंत्री जो रहे हैं, वो बोल रहे हैं आदतन अपराधी है राहुल गांधी, जिन्हें आप अपनी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए उम्मीद के तौर पर देखते हैं, तो कोर्ट में आदतन अपराधी करार दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे निजामुद्दीन जी, अब भी अड़े रहेंगे या समय आ गया है झुकने का? मांग ले माफी, माने कि हाँ मोदी जी के संदर्भ में कुछ गलत कह दिया था। माफी मांगने से व्यक्ति बड़ा ही होता है, छोटा थोड़ी हो जाता है निजामुद्दीन। मोदी जी को गलत कहता है, जिस तरह की भ्रष्टाचार और जिस तरह की लूट और डकैती बीजेपी में है, अब उसके संदर्भ में बात करना, आपको आज जनता से पूछिए, जनता आपको उसका जवाब दे रही है। जहां तक कोर्ट कायदे और कानून की बात है, कांग्रेस जो है हमेशा विश्वास करती है संविधान पर। उसने संविधान के दायरे से वो कभी बाहर नहीं गए। अदालतों का काम है, या जो सरकारी मशीनरीज है उनका काम है, किसके ऊपर केस बनाएंगे, किसको छोड़ रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि जिनके ऊपर 50 से ज्यादा केस हैं, भ्रष्टाचार के, रेप के, डकैती के, आतंकवाद के, वो सरेआम घूम रहे हैं। उन पर प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां उनकी छवि मलिन होती है। पूरे देश के जितने टॉपर्स खिलाड़ी इस देश के जो भारत के लिए मेडल लेकर आए, उनको उनके साथ हो रहे अन्याय पर शांति से बैठे हैं। उनको दिल्ली में नहीं दिखता उस वक्त जो है। और 4 दिन पहले की घटना आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो हुआ है, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात स्वयं भारत के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के चुनावी सभा में कहते हैं, और 2 दिन के बाद सबको गोद में बिठा के सब इतने क्लियर हो गए हैं कि ऐसे मशीन से धुल कर आए जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है। हम चूंकि भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं, हम देश की अदालतों की इज्जत करते हैं, हमारे सामने खुला हुआ विकल्प है। हमें पता है कि ये केस बोगस है। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी जिन मोदियों का नाम लिया, वो भ्रष्टाचार, इस डकैती में लिप्त हैं। हजारों करोड़ रुपए देश के गरीबों का, जनता का, बैंकों का लूट कर आज ये विदेशों में बैठे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? क्या उनके खिलाफ देश की अदालतों में मुकदमे नहीं चल रहे हैं? अगर उन्होंने ये सत्य बात कही है और किसी को बुरा लग रहा है और कुछ कर रहा है, तो जरूर जाए कोर्ट में। अगर कोर्ट उनको निर्णय आएगा देखेंगे। इससे पहले कांग्रेस के ऊपर इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का इतिहास अगर आपको याद हो, उनकी सदस्यता छीनी गई, उनको जेल भेजा गया, उनके पीछे लगे, लेकिन हम सत्ता में रिटर्न आए। और प्रधानमंत्रित्व की कोई हमारे पार्टी में हैसियत नहीं है। अरे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही निजामुद्दीन जी आपने। इंदिरा गांधी पर केस लगे, इंदिरा गांधी जेल गई, हम सत्ता में आए। इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी को सजा हो चुकी है, जेल अभी तक नहीं गए हैं। जेल जाए राहुल गांधी तो हम सत्ता में आए, इसी हसरत के साथ है निजामुद्दीन जी। आप एक सवाल रुकिए, मेरा सवाल दूसरा भी। आपने कहा जनता जानती है सच क्या है, और अदालत, इस देश की अदालतें ना समझ है। 3 अदालतें राहुल गांधी को मामले में दोषी करार देते हुए किसी भी किस्म की राहत देने से इंकार कर रही है। क्या कहेंगे निजामुद्दीन जी? थोड़ा निजामुद्दीन जी सुना तो कीजिए। एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है, सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए। आपसे सवाल यह है कि 3 अदालतों ने जिस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया या राहत देने से इंकार कर दिया, उस अदालत की आपकी निगाह में कोई अहमियत नहीं। आप कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, तो आपकी बात से ऐसा लगता है कि अदालतों को आप ना समझ मानते हैं। तो 2 बातें आपसे जाननी है कि राहुल गांधी की जेल जाने से आपको सत्ता मिल जाएगी, एक, और दूसरा इस देश की अदालतें क्या ना समझ, इन पर थोड़ी टिप्पणी है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक अदालत किसी चीज के लिए सुप्रीमो नहीं है, उसके ऊपर दूसरी अदालत है, तीसरी है, फिर लास्ट अदालत में भी अलग अलग बेंच है। तो जब तक कोई चीज का निर्णय नहीं हो जाता, पंडित रविशंकर प्रसाद जी उछल कूद वाले आदमी है, जहां सुई नहीं जाती वो तलवार लेके पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, उनको बात करने दीजिए, ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा।
देश की अदालतों में, देश के कानून में, देश के संविधान में कांग्रेस को पूरी आस्था है और पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे और जरूर जीत कर आएंगे। 2024 की संसद में हमारे लीडर वहां जरूर होंगे और देश देखेगा कि यहाँ के कानून व्यवस्था में होगा। आप गुजरात से मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। आप सत्ता में जरूर आएंगे, पर कैसे? राहुल गांधी को जेल भेजकर या राहुल गांधी को लोकसभा में भेजकर? इसका उत्तर और दे दीजिए। फिर मैं जरा कपिल साखला जी के पास आना चाहता हूँ कानूनी पहलू समझने के लिए, तब मैं आऊंगा त्रिवेदी साहब के पास। जी निजामुद्दीन जी, क्या जरूरत है आपकी? राहुल गांधी अभी तक जेल क्यों नहीं जाते? जेल जाए तो हम सत्ता में आए, ऐसी हसरत के साथ है क्या? देखिए, ऐसा है कि राहुल जी जेल जाए, जब ये इनमें दम हो तो राहुल जी को जेल भेज देना। भाई अगर इनके अंदर दम हो तो राहुल जी को जबरन जेल भेज दें, क्योंकि यही काम कर रहे हैं ना। इनके यहाँ आज जिन सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके काम हो रहा है, अब यही कर रहे हैं, तो इनमें दम है, इनकी हिम्मत है, तो आज ये देश के सामने जाएं, जबरदस्ती राहुल जी को जेल भेज दें, जेल भेजकर दिखाएं। शरद त्रिवेदी जी के पास आऊंगा तो इसका उत्तर लूंगा, लेकिन हमें निजामुद्दीन जी बता रहे हैं कि ये अदालत के ऊपर एक अदालत, इस अदालत के ऊपर और अदालत, फिर सबसे बड़ी अदालत, और सबसे बड़ी अदालत में भी कई बेंच। तो कपिल साखला जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ये निजामुद्दीन जी का जो भरोसा है, इस अदालत से नहीं तो उस अदालत में चले जाएंगे, केस खिंचता रहेगा। थोड़ा इसके कानूनी पहलू पे सत्र में बताएंगे। और दूसरा आपसे जानना ही चाहता हूं, हर अदालत, पहली अदालत ने दोषी ठहराया और उसके बाद की दो अदालतों ने किसी भी किस्म की राहत देने से इनकार कर दिया। तो ये अपील का सिलसिला कब तक चल सकता है? इस अंदर कोई तो व्यवस्था होगी ना कि यहाँ पे आके ठहर जाओ भाई, सही या गलत का फैसला हो गया, सजा भुगत लो या सजा से मुक्त हो जाओ, या जिंदगी ऐसी ही कट जाए, इसके बाद इसकी अपील और अपील दर अपील। जी कपिल जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसका आंसर बड़ा छोटा सा ये है कि निजामुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर कोर्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली ये खुद भी ये कह रहे हैं कि इनको कोर्ट पे ही विश्वास नहीं है, इनको पब्लिक पे विश्वास है। तो ये जो इनका स्टैंड है, अनफॉर्चुनेटली ये कांग्रेस का स्टैंड पहले आपके चैनल पे पहले भी रहा है। जब मैं था और ये बोला गया था कि लोअर कोर्ट जो है वो दबाव में आ जाती है, तब मैंने कहा था बहुत ही डेंजरस स्टैंड है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है और जुडिशरी की रेपुटेशन को खराब मत करिए। और जहां तक ये दूसरी बात है कि अपील पे अपील पे अपील, ऑफ कोर्स इनका राइट है, पर इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्रिमिनल मैटर्स में स्पेशली एक कॉन्सेप्ट होता है कंकरेंट फाइंडिंग का, कि अगर एक कोर्ट ने आपको सजा दी, आप उसके ऊपर गए, उसने भी सजा दी, उसके ऊपर भी सजा दी, तो कंकरेंट फाइंडिंग्स आपके खिलाफ थे, तो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है एपेलेट कोर्ट में उस मैटर को ये दिखाना कि क्यों ये 2 या 3 कोर्ट जो हैं वो आपके खिलाफ ऑर्डर करिए। आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि लोअर कोर्ट है और पॉलिटिकली वो दबाव में आ गई थी, कोई जज ये नहीं सुनेगा। इनकी आर्ग्यूमेंट अगर ये है तो बहुत ही डेंजरस आर्ग्यूमेंट है। और जहां तक इनकी दूसरी बात है सर, ये है कि इस मैटर में जो कोर्ट ने 3 स्टेटमेंट दी है, बहुत इंपॉर्टेंट दी। एक ये दी है कि जो कम्युनिटी के बारे में बोला गया था वो आइडेंटिफाइबल बॉडी है, मतलब आप देख के बोल सकते हैं ये वो मोदी क्लैन है, इनका सरनेम है। सो अगर जब ये बात है और आपने जनरल स्टेटमेंट दी है, कहते हैं ना वाइड स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि ये सारे के सारे फला फला है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस कम्युनिटी को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आइडेंटिफाइबल बाय बॉडी करके एक जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आइडेंटिफाइबल बाय बॉडी होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की भी जजमेंट है, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि उस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करा जा सकता है। और लास्ट किसी भी अक्यूज का कंडक्ट देखा जाता है सजा रोकने के पहले, कि भैया ऐसा तो नहीं है कि पहले भी वही ऑफेंस कर रहा था, उसका कंडक्ट क्या क्या, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या उसने गलती से बोल दिया या गलती से कोई ऑफेंस कर दिया और गलती मान रहा है। तो जब आप बोलते हैं मैं गलती भी नहीं मानूंगा, मेरे पास खिलाफ पहले भी केसेस चल रहे हैं, और एक बहुत फेमस केस है वीर सावरकर जी के, आई थिंक ग्रैंडसन का केस चल रहा है। तो अगर इस तरह के केसेस चल रहे हैं और आप ये बोलते हैं मैं गलती भी नहीं मानूंगा, आपके पास जुरिसडिक्शन भी नहीं है और नीचे की कोर्ट दबाव में आ जाती है इससे ऑर्डर पास करनी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हायर कोर्ट उस चीज को ज्यादा तवज्जो देगी या उसको रिस्पेक्ट देगी। तो मेरा कपिल जी आपसे जानना का जो विषय था वो अभी अनुत्तरित रह गया कि राहुल गांधी जी के पास में अपील करने के कितने विकल्प और बचे हुए हैं। निजामुद्दीन जी का भरोसा इसी संदर्भ में है, ये नहीं तो ये, तो एक तो ये नहीं तो ये कब तक, एक तो आपको ये बता रहा है। दूसरा, हेमंत प्रचक जी ने जो आज ये कहा है, जो जस्टिस हेमंत प्रचक है, कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केसेस हैं और उसमें से एक वीर सावरकर के पोते के द्वारा किया हुआ भी है।
तो ये जो 10 क्रिमिनल केसेस वाला उल्लेख है, ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी के लिए कितना घातक है। इन दो विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं त्रिवेदी साहब के पास जाना चाहूंगा। जो बल्लियां उछल रही है भाजपा की आज, 2 शब्द में ये बोलूंगा कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को कोर्ट बहुत लीनियंसी देती है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को बड़ी लीनियंसी देती है। अगर आपका पास्ट प्रेसिडेंट हो कि आप वो क्राइम करे जा रहे हो या वो क्रिमिनल एक्टिविटी या वो इलीगल काम, तो उतना ही आपके चांसेस कोर्ट की बरसी की कम हो जाती। अगर ये बात सच है, और क्योंकि सच है कि ऐसे पुराने 10 ऑफेंसेस हैं और आप उनकी गलती भी नहीं मान रहे हो, तो कोर्ट को आप कोई भी रिलीफ देना काफी मुश्किल हो जाता है। ये शॉर्ट आंसर है। और दूसरा ये है कि देखिए, कभी ना कभी तो जो लिटिगेशन का जो कहते हैं ना सीढ़ी होती है, वो भी रुकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हो, आप एमएम कोर्ट से आप सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में आप डबल बेंच में गए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी में जाओगे, और उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, वो क्यूरेटिव होता है, उसका कोई मायना नहीं। तो कुल मिलाकर अभी 2 सीढ़ी और बाकी है राहुल गांधी के लिए, जो उन्हें सजा से मुक्ति दिला सकती हैं या जेल भेज सकती हैं। कपिल सागला साहब ने अपने कानूनी अनुभव के आधार पर निजामुद्दीन जी का ज्ञानवर्धन किया है। अनंत नहीं है सीढ़ियां, सीढ़ियों की भी एक संख्या है, और निजामुद्दीन जी 3 सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं, 2 सीढ़ी और बची है। थोड़ा विचार कीजिएगा अपनी रणनीति पर, क्योंकि कपिल सागला जी भी जाने माने वकील, और वो ये बता रहे हैं कि बचाव के लिए जो दलीलें दी जा रही, उन दलीलों के आधार पर बचना बड़ा मुश्किल दिखता है, क्योंकि आप गलती भी कर रहे हैं और गलती को मानने से इनकार भी कर रहे हैं, और इनकार करने के साथ साथ ऐसा वातावरण भी बना रहे हैं कि आप ऐसी गलती आगे भी करते रहेंगे। तो ऐसे में अदालत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है राहुल गांधी को आपकी उम्मीदों के लिए बाहर रखना, बड़ी दिक्कत जा रही है। पर मेरे साथ में शरद त्रिवेदी जी हैं। एक बड़ा अच्छा कार्टून है शरद त्रिवेदी जी आज आया हुआ है। राहुल गांधी जी के बाद चित्र बने हुए हैं। एक में आ रहा है कि मुझे संसद में बोलने नहीं देते, और उसके बाद लिखा है अब तो मुझे बैठने भी नहीं देते। जिस तरीके से आप उल्लास में भर जाते हैं राहुल गांधी की सजा को लेकर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के 32 के 32 दांत चमकते हुए ऐसा लगता है कि किसी दंत मंजन का विज्ञापन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की सजा के साथ में दिखाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई हसरत थी, कोई इच्छा थी, कोई रणनीति थी जो सफल हो गई। कांग्रेस का कहना है रणनीति के तहत उलझाया गया राहुल गांधी को। रविशंकर प्रसाद का आज का बयान भी कमोबेश उसी दिशा में दिखता है। क्या कहते हैं शरद जी? राहुल गांधी से सीधे नहीं निपट पा रहे थे क्या? राहुल गांधी को आमने सामने की लड़ाई में हारने में या हराने में दिक्कत महसूस हो रही थी, इसलिए आपको लग रहा है इस रास्ते से निपट जाए तो बेहतर है। कहां अपन उलझेंगे? क्या कहते हैं शरद जी? हिमांशु जी, देखिए, आपने उस तरफ इशारा भी किया था कि आजादी के समय जो है, जो भी क्रांतिकारी थे जो जेल जाते थे, वो बाद में सत्ता में आए, वो चुनाव लड़े, चुनाव में जीते और देश का नेतृत्व किया। तो ये फॉर्मूला ये अभी भी चला रहे हैं। ये 70 साल पुराना फॉर्मूला था कि किसी भी तरह कुछ करके जेल जाओ, और जेल जाएंगे, जैसे ही जेल जाएंगे तुरंत हमको सत्ता मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला जो है, ये आजादी के बाद ये तकरीबन फेल हो गया है। ये फॉर्मूला 70 साल पहले था, अब इसकी कोई अहमियत नहीं है। और जैसे आपने कहा और कोर्ट ने भी कहा है कि ये पेशेवर जो है, इस तरह के ये बयान देने का और अपराध करने का इनका पेशा है, और ये इसी पेशे पे ये पिछले जैसे 10 केस इनके ऊपर चल रहे हैं। अनगिनत ऐसे मैटर जिनमें केस फाइल नहीं किया गया है, और इसमें जितने भी इनके ऊपर केस हुए हैं उनमें इन्होंने यही कहते हैं कि साहब मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो ये कम से कम एक इन्होंने सच्चाई कही, ये सावरकर नहीं है। इतने बड़े क्रांतिकारी ये हो ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, इसका ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। माननीय मोदी जी ने आज तक इनके खिलाफ कोई केस फाइल नहीं किया। इन्होंने उनकी मां के खिलाफ बयान दिए, उनके पिता के खिलाफ बयान दिए। इन्होंने बयान दिया कि साहब चौकीदार चोर है, राफेल घोटाला, जितने घोटाले हुए हैं उसमें देश के सामने सच आ गया। और जैसे निजामुद्दीन साहब कह रहे थे कि इनको अदालत पे भरोसा नहीं है, अगर इन्हें अदालत पे भरोसा नहीं तो जनता पे भरोसा है। तो जनता ने 9 साल में इनका क्या हश्र किया वो जान लें। अगर इन्हें अदालत पे भरोसा है, जनता पे भरोसा नहीं, तो अदालत पे भरोसा कर लें। जब जब ये गए हैं तब तब ये नतीजा निकला है। और ये एक निजी याचिका पे ये ऑर्डर हुआ है, इसका किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। एक निजी याचिका में जिन्होंने पूरे एक समाज को
जो अरे आपका तो किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता शरद त्रिवेदी जी, लेकिन हमारा जानना इस बात से जरूर लेने देने का है कि आप इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हैं। एक राजनेता है राहुल गांधी, उन्हें चुनावी मैदान में हराने के स्थान पर चुनाव मैदान से ही बाहर कर दिया जाए, इस बात को लेकर आप लोग इतने खुश, इतने प्रसन्न, इतने आनंदित क्यों हैं? क्या ऐसा भय राहुल गांधी के मैदान में होने दो? क्या आपको लगता है ये व्यक्ति कहीं और ही रहे तो अच्छा है? हिमांशु जी, ये हमारे देश में एक अच्छा जो राजनीति एक गंभीर विषय है, उसमें एक हंसी मजाक का माहौल जो है वो राहुल जी की वजह से बनता है। तो हर आदमी को इसमें लगता है कि साहब अगर ऐसी कोई बात हो रही तो वो एक हास्य का पात्र बन जाता है। तो इसमें हमें भी वही जैसे सब लोग इन्होंने अपना मजाक बना। एक सवाल है मेरा आपसे बहुत विनम्रता से कि राहुल गांधी जी एक गंभीर राजनीतिक वातावरण में अपने बयान देके हंसी के पात्र बन जाते हैं। ये अभी बयान दिया गया था भोपाल में, ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी जो है, ये नेचुरल करप्ट पार्टी है। और उसके बाद में पता चला कि एक हफ्ते के अंदर ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में शामिल हो जाते हैं। ये कितना हास्यास्पद है, या ये कितनी गंभीरता से लिया जाने वाला बयान होता है? शरद जी थोड़ा रोशनी मिले ना, ये समझे तो सही, किस बात को हंसी में लें, किस बात को गंभीरता से में लें। नहीं देखिए, ऐसा है ये बयान जो है, ये बयान बड़ी गंभीरता से दिए जाते हैं, लेकिन क्या समीकरण बैठा, क्यों बैठा, क्या आगे कार्यवाही हुई, वो एक अलग अभी मुद्दा, वो तो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी इसमें कोई आखिरी बात सामने नहीं आई है। जैसा भी होगा वो सामने आएगा। ठीक है शरद जी, पहले से विचार कीजिएगा। सवाल तो गंभीर है ना, कितना गंभीरता से लें, कितना नहीं लें। जी निजामुद्दीन जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, निजामुद्दीन जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर आनंद जी के पास आते हैं। आनंद दुबे जी ने बड़ा आज पैरवी की है राहुल गांधी की सजा के खिलाफ। हमें जानने में दिलचस्पी है कि राहुल गांधी जी के समर्थन में आनंद जी क्यों इतनी दमदारी से खड़े हुए। उससे पहले निजामुद्दीन जी का हस्तक्षेप। जी निजामुद्दीन जी, क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कभी वो प्रोसेस में है तो उनको बता दें कि नारायण राणे वाला भी विषय था, वो प्रोसेस से चला गया है। राज्य के बजाय वो केंद्र में था, आज भी सारी व्यवस्थाएं वही हैं। तो ये झूठ बोलने का काम जो है वो करप्शन, डकैती, लूट, ये बीजेपी का बहुत बढ़िया चरित्र है। इसमें कुछ अलग से नहीं देखता, पूरा देश देख रहा है। और जो उन्होंने पूरा देश देख रहा है, ये निजामुद्दीन जी का कहना है। और आनंद जी आपके पास आता हूं, बड़ा सूत्र दिया आज आपने, ट्वीट किया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी जी को जरूर न्याय मिलेगा। किस बात का न्याय चाह रहे हैं आप? राहुल गांधी जी का बयान हमने सुनवाया, बड़ी मासूमियत के साथ सार्वजनिक मंच से वो पूछ रहे हैं, हर मोदी का सरनेम, हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है? आपको वाकई लगता है कि ये बयान किसी सजा के योग्य नहीं है? इस बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ऐसे बयान देने से किसी की मानहानि नहीं होती, ऐसे बयान देने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं होता है। थोड़ा आगे पता तो चले ना, आपके अनुसार कौन सा बयान सम्मानजनक होता है और कौन सा मानहानिकारक होता है? क्या अन्याय हो गया राहुल गांधी से, थोड़ा बताए ना। डॉक्टर साहब नमस्ते। देखिए, मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। हम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, हम इस प्रक्रिया से गुजरे हैं। हम पर चुनाव आयोग ने जिस प्रकार डिसीजन दिया, उसके बाद भी हम हमेशा यही कहते रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मंदिर में अपनी बात कहेंगे और हमें न्याय जरूर मिलेगा। अंततः वही हुआ। न्यायालय ने जिस प्रकार की मौजूदा सरकार पर टिप्पणी की, पूरी दुनिया ने देखा। मामला अध्यक्ष के पास गया है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वहां हमें फिर न्याय मिलेगा, और यदि किसी कारण नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। ये हमारा एज अ नागरिक होने के नाते अधिकार है। उसी प्रकार यदि राहुल गांधी जी ने कोई बात कही है और उस बात पर किसी को आपत्ति है, तो वो एक कानून की प्रक्रिया से लड़ाई लड़ने का उनको भी पूरा अधिकार है, राहुल जी को भी है। सूरत कोर्ट, सेशंस कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में राहत नहीं मिली, ये सत्य है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की उम्मीद अभी बाकी है। अब राहुल गांधी जी की पार्टी के प्रवक्ता जरूर उस पर ज्यादा बेहतरीन से प्रकाश डालेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जो आपने पूछा कि आपको राहुल गांधी से इतना प्रेम या इतनी निष्ठा क्यों है। देखिए, राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोस कसर नहीं छोड़ी।
कोई दिन ऐसा नहीं आता जब ये नहीं कहते कि राहुल गांधी जी को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, राहुल गांधी जी तो मोदी जी के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तिनका समान है। लेकिन यही बीजेपी कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब राहुल गांधी जी पर बात न करे, पानी पी पी कर उन्हें न कोसे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा के बाद उनकी इमेज, उनके काम करने की वर्किंग, उनके लोगों से बात करने का तरीका, सभी में लोकप्रियता बढ़ी है। देश की जनता कहती कि नहीं भाई, राहुल गांधी जी कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए। यही पॉइंट आकर रुकता है कि सारा जो खेल हो रहा है, इसके मध्य ऐसी मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति होगी। अन्यथा अभी बात हो रही थी गंभीरता की, एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मंच से कहें कि 20 लाख करोड़ के घोटालेबाजों को गारंटी देता हूं कि इन्हें जेलों में भेजूंगा, इनका उचित स्थान जेलों में होगा। उसी में से 70,000 करोड़ का आरोप लगाने वाली एनसीपी को अपने साथ मिलाकर और सरकार में आप ले लेते हैं। हमारे महाराष्ट्र में 70 से ज्यादा नेताओं पर ईडी और सीबीआई के केस चल रहे हैं, लेकिन क्या मजाल की ईडी सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर ले क्योंकि वो सरकार में शामिल हो गए। ये जो दोहरी नीति और कतरी करनी में जो अंतर है ना भारतीय जनता पार्टी के, उसको भी आपको देखना होगा। ठीक है, राहुल गांधी जी ने कोई वक्तव्य दिया है, कानून में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हारे जीते वो समय तय कर देगा। कोई उस पर ये नहीं कह रहा, किसी भी समाज को, किसी भी जाति को कोई हकदार नहीं है गाली देने का, अपशब्द करने का, किसी के मन को, आत्मा को चोट पहुंचाने का, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण विषय है कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी भ्रष्टाचारियों को, या उन सभी जिनको वो कहते हैं कि भैया ये लोग सब बेकार लोग हैं, इन्होंने देश को लूट रखा है, उनको जैसे ही अपने पास लाते हैं, उनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है, उनकी नीति कहाँ। आनंद भाई, ये सवाल तो मैंने शरद जी से कर लिया, शरद जी शायद अगले चरण में मुझे इसका उत्तर दे दें, पर आपने अपने बयान से जितनी कुशलता के साथ पल्ला झाड़ा है, कमाल है आपका। अब लेकिन वो विषय अलग है। अरे भाई कैसे अलग है? आपने ट्वीट किया है राहुल गांधी जी को जरूर न्याय मिलेगा। हमें ये जानना कि उन्होंने बयान क्या दिया है, इस बयान के एवज में अगर सजा सुनाई गई है तो सही कौन है, अदालत या राहुल गांधी? क्या आप चाहते हैं ऐसे ही बयान समाज में दिए जाएं? क्या ऐसे ही बयानों के माध्यम से राजनीति की जाए? आनंद भाई थोड़ा बताइए तो सही ना, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपने लिखा है राहुल गांधी जी को जरूर न्याय मिलेगा, और पूर्णेश मोदी को या जितने मोदी है उनको न्याय कैसे मिलेगा? जिन्हें बता दिया गया जितने भी चोर होते हैं उनके सब में मोदी क्यों होते हैं? डॉक्टर साहब बोलूं अब? बोलूं? देखिए, हम कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, हम अदालत का सम्मान करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को जो न्याय मिलेगा, वो कहने के पीछे भी मेरा एक तर्क है कि यदि उनकी इस सजा के बाद वो लोकसभा के सांसद ही न रहे, या भविष्य में चुनाव ही न लड़ पाए, विपक्ष के लिए कोई मजबूती न दे सके, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। उनकी लोकसभा की सदस्यता बरकरार रखते हुए भी कानून को बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए देखना चाहिए कि राहुल गांधी जी भारत के देश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बड़े नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं। तो एक संसद की सदस्यता को ही रद्द कर देना, हम समझते हैं कि उस पर मेरा तर्क था कि उन्हें न्याय मिलेगा। तो फिर आपसे सवाल करता हूं, मुझे जाना है राजकुमार जी की बात, ये आप नहीं मानते हैं कि अगर आज यह नौबत आई है तो अपने पैरों पे नहीं बल्कि कुल्हे पे कुल्हाड़ी स्वयं राहुल गांधी ने मारी? भाई मनमोहन सिंह सरकार तो लेकर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश, जिसके अंतर्गत ये सजा समाप्ति के प्रावधान को खत्म किया जा रहा था। राहुल गांधी थे जिन्होंने पब्लिकली उसे फाड़ा था, उसे जो फाड़ा था आज वही भारी पड़ रहा है। तो आप नहीं मानते हैं कि राहुल गांधी जी का अपना किया हुआ ही उनको भारी पड़ गया? हम वो दृश्य लाइव देख रहे थे, हमें भी अच्छा नहीं लगा। किसी भी प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को, भले वो कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, यदि कोई उसे फाड़ रहा है या उसे अपमानित या तिरस्कृत कर रहा है, ये तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी मैं यही कहूंगा, कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी भारत के लोकसभा के सदस्य हैं, वो सदस्य रहे, आने वाले समय में एक बड़े नेता के रूप में देश के लिए कुछ करना चाहे तो उन्हें अवसर जरूर न्यायालय दे, इतनी उम्मीद करने के लिए ही मैंने अपनी बात कही है। यदि किसी को लगता है कि मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। फिर भी तो आनंद में चाहते हैं
कि राहुल गांधी संसद में रहे। आनंद दुबे चाहते हैं कि राहुल गांधी देश सेवा करें। आनंद दुबे पर आनंद दुबे इस विषय पर मौन है कि अगर आज राहुल गांधी अपनी सत्ता खो चुके हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं राहुल गांधी है। अतीत का किया हुआ राहुल गांधी के सामने आया। देखिए, मैं राजकुमार सिंह जी आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, समय गुजरता जा रहा है, 2024 नजदीक आता जा रहा है और राहुल गांधी से राहत भी दूर होती जा रही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास कम और जेल की सलाखों के पास ज्यादा नजदीक जाते हुए दिखाई। क्या कहेंगे आप? आज हाई कोर्ट ने राहत देने से तो इनकार किया ही, साथ साथ जो तल्ख टिप्पणियां की हैं राहुल गांधी के अपने कैरेक्टर के संदर्भ में, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्या आप नहीं मानते हैं कि आज वाकई कांग्रेस के रणनीतिकारों की बात करें, राहुल गांधी के वकीलों की बात करें, गलत सलाह देकर राहुल गांधी को भंवर में उलझा दिया है? अगर राहुल गांधी ने जैसे पहले दिल्ली में माफी मांगी थी, अगर फिल्मी डायलॉग कि मैं सावरकर नहीं हूं इसके स्थान पर अगर अपने कहे पे खींच जताया होता तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति। क्या कहते हैं राजकुमार जी? राहुल गांधी की जिद, राहुल गांधी के कानूनी सलाहकारों के द्वारा दी गई गलत सलाह आज कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के लिए समस्या भरी हुई। हिमांशु जी, ये लड़ाई तो है राजनीतिक और इसके पीछे जो मंशा है वो भी राजनीतिक है, रणनीति भी राजनीतिक जी। भाजपा राहुल गांधी को कानूनी दांवपेच में फंसाना चाहती है और लगभग फंसा लिया है जी। कांग्रेस की समस्या ये है कि वो अभी तक दुविधा की शिकार है, इस लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़े या कानूनी रूप से। और जो आप कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं उन्होंने राहुल गांधी को फंसा दिया, उसके मूल में ये बात पिछले दिनों निकल के भी आई थी कि जो लीगल टीम है राहुल गांधी की या कांग्रेस की, उन्होंने उनको मिसगाइड किया। इस मामले को राजनीतिक रूप से लड़ना है या कानूनी रूप से। अब सवाल आता है राहुल गांधी के बयान। करते हैं राजनीति, बेशक लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं है। इस देश के ज्यादातर नेता जुमलेबाजी से ही राजनीति कर रहे हैं। फिर भी राहुल गांधी ने जो टिप्पणी कर्नाटक में की, जिसके चलते उनको 2 साल की सजा हुई, उनकी सदस्यता भी गई अंततः, और अब अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मुझे लगता है उस टिप्पणी के समय राहुल गांधी को जोश के बजाय होश से ज्यादा काम लेना चाहिए था। वो टिप्पणी नीरव मोदी, ललित मोदी के संदर्भ में होती, मेहुल चोकसी के संदर्भ में होती तो शायद ये मामला नहीं बनता। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया टिप्पणी करते समय और कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, अगर उस अतरंजना से वो बच जाते तो शायद नौबत नहीं आती। अब तीसरा सवाल है, क्या राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए? इस तरह का पहला मामला नहीं है जब किसी राजनेता की किसी टिप्पणी से किसी की मानहानि हुई है, ऐसा बताया गया है, जताया गया है, दर्शाया गया। और अतीत में अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शायद सबसे ज्यादा राजनेताओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां की होंगी जो मानहानि के दायरे में आई, वो बड़ी सफलतापूर्वक ज्यादातर मामलों में माफी मांग भी चुके। तो अगर राहुल गांधी को एहसास हो गया था कि जोश में या राजनीतिक अतरंजना में कोई ऐसी टिप्पणी वो कर गए जो उनको नहीं करनी चाहिए थी और कानूनी या सामान्य शिष्टाचार के दायरे से बाहर जाती है, तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से किसी का कद छोटा नहीं होता। तीसरी बात जो भी आनंद दुबे जी कह रहे थे, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन बड़ों का आचरण भी बड़प्पन वाला होना चाहिए, आदर्श पेश करने वाला होना चाहिए। राहुल गांधी क्यों चुप जाए? जैसा मैंने पहले कहा, राहुल गांधी अकेले नहीं है जी। इस देश में राहुल गांधी के लिए पप्पू, शहजादे या बाकी लोगों के लिए भी तरह तरह के उपनाम या तरह तरह की जो कटाक्ष वाले व्यंग है, व्यंग्यात्मक नाम इस्तेमाल की जाते हैं, उससे बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस मामले में क्या हो। अभी कपिल सांखला जी ने बता दिया कि बहुत ज्यादा सीढ़ियां बची नहीं है, 3 सीढ़ी आप चढ़ चुके, 2 सीढ़ी बाकी।
मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि 3 अदालतों ने अगर उनके खिलाफ तर्क दिए हैं और राहत नहीं दी है तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी वही तार्किक परिणति होगी। हमने कई मामलों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के, चाहे वो हाई कोर्ट की टिप्पणियां क्यों ना हो, फैसले क्यों ना हो, उनको पलट दिया। लेकिन ये मान लेना भी जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर ही देगा। तो ज्यादा संभावनाएं नहीं बची हैं, ज्यादा समय सीमा भी उसमें नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को तय यह करना है, कांग्रेस से मेरा मतलब है राहुल गांधी को तय करना है कि मामला सुप्रीम कानूनी लड़ाई लड़नी है या राजनीतिक लड़ाई। आज अभिषेक मनु सिंघवी अभी कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गुजरात हाई कोर्ट की लार्जर बेंच में नहीं जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जल्दी जाएंगे, ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो जल्दी जाते हैं, हालांकि हाई कोर्ट में लंबा समय लगा, 2 अप्रैल की अपील थी, आज 7 जुलाई है, उम्मीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में उतना समय न लगे। लेकिन अंततः जैसा मैंने पहले कहा कि लड़ाई राजनीतिक, और राजनीतिक लड़ाई आपको राजनीतिक मंच पर ही लड़नी पड़ेगी, जनता की अदालत में जाके लड़नी पड़ेगी। तो अंततः कांग्रेस को उसके लिए तैयार होना चाहिए। और उस प्रक्रिया में अगर राहुल गांधी जेल जाते, जैसा भी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे या संकेत दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि रास्ता लंबा हो सकता है और अंततः राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से वो रास्ता शायद फायदेमंद होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद शरद त्रिवेदी से स्वीकार नहीं करेंगे, राहुल गांधी का कद देश की राजनीति में लगातार बढ़ा है। उनकी छवि जो भारत जोड़ो यात्रा से पहले बहुत गंभीर राजनेता की थी, वो थोड़े सुधरी है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को और कांग्रेस को अंततः राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये कहना है राजकुमार सिंह जी का। मुझे आना है निजामुद्दीन जी के पास कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक लड़ाई लड़े। और उससे पहले कपिल साकला जी, एक तकनीकी विषय आपसे जानना है। वो जानना यह है कि एक समय ये डायलॉग देने वाले राहुल गांधी सावरकर समझाए क्या माफी मांगने के संदर्भ में? अगर राहुल गांधी आज इस विषय पर खेद जता देते हैं तो क्या कानूनी स्तर पर राहत की गुंजाइश बनती है? क्या कोर्ट उस माफी को स्वीकार कर सकता है? क्या राहुल गांधी के पास अभी भी बचाव में ये कानूनी विकल्प है या वो मौका चला गया? अब अगर माफी मांगते भी है तो अदालत के लिए विचारणीय नहीं है। इसके संदर्भ में थोड़ा बताएंगे? जी, ये मेरा मानना है एज अ लॉयर। जी, मैं कानूनी तौर पर सवाल पूछ रहा हूँ, फैसला नहीं। जी, मेरा मानना है एज अ लॉयर कि ये जो सजा है ये मैक्सिमम 2 साल की है। कोर्ट ने ये जरूर बोला है कि 2 साल से फर्क नहीं पड़ता, आपका कंडक्ट पड़ता है, जो बहुत जरूरी चीज है। पर अगर आप खेद जता देते हैं जी, तो मेरे हिसाब से, और ये मैंने देखा है कि कोर्ट्स काफी बेनिफिशियल ऑर्डर्स देने को तैयार रहती, वो भी चाहती केसेस खत्म। और इस केस में जो मुझे नहीं समझ आ रहा, बेसिक गलती क्या है कि एक कम्युनिटी कहती है कि हम हर्ट हुए। अगर आप माफी, आप क्वालिफाइड माफी मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को खेद हुआ है, को बुरा लगा है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं कम्युनिटी को हर्ट करूं। तो मेरे ख्याल से काफी फेयर, और जिस तरह की लीडर है, मेरे ख्याल से उनके लॉयर्स ये उनको जरूर बता चुके होंगे कि अगर आप उस कम्युनिटी से माफी मांगते हो तो केस उस हिसाब से तो खत्म हो ही गया। और कोर्ट में भी ये जो माफीनामा है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके डिफेंस के लिए, और टू मिटिगेट कहते हैं ना, जो आपको जो मैक्सिमम सजा है उसको भी कम करने के लिए वो काफी ज्यादा कारगर रहेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रहे, पर जैसे कि सिंह साहब ने कहा कि ये काफी अच्छा एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए थी, एक डिफेंस भी होना चाहिए था, और एक लीगल एक्यूमेंशिप भी होनी चाहिए थी। पर आई एम श्योर उनकी टीम उनको अलग किस्म से ज्ञान दे रही है, जो दे रही है, दे नो बेस्ट। पर मेरा कपिल जी जानना था वो ये था कि ये विकल्प लोअर कोर्ट में भी था, या आज सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं वहां पर ये विकल्प उपलब्ध है कि आप जाएं और ये बताएं कि मैं इस बयान के संदर्भ में खेद व्यक्त करता हूं, अगर इस कम्युनिटी को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका खेद है, माफी मांगता हूं। ये विकल्प है कि नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये पता चला माफी भी मांग ली और कंसीडर भी नहीं हुई, तो आदमी ना इधर का रहा ना उधर का रहा। सावरकर भी नहीं और सावरकर भी हो गए, तो पता चला जेल भी हो गए और इधर भी हो गए। उसके लिए कई कहावतें हैं, मैं उन कहावतों पे नहीं जाना चाहता, आपसे जानना चाहता हूं इस विकल्प में कानूनी स्तर पर राहत की गुंजाइश कितनी है? कपिल साकला साहब। डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना, इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें। एक मैक्सिमम सजा 2 साल,
राइट। दूसरी चीज, आप उस कम्युनिटी से माफी मांग रहे हैं कि मेरी इंटेंशन नहीं थी कम्युनिटी को हर्ट करने की, जो कि बात सही। तो अगर आप इफ यू टेक द हायर स्टेप एंड यू से कि अच्छा मुझे ये समझ आ रहा है कि कम्युनिटी को ठेस पहुंची है, मेरा ये इंटेंशन ही नहीं था, तो एज ए नेशनल लीडर और एज ए लिटिगेंट मेरे ख्याल से ये दोनों तरह से कारगर साबित होगा, इवन इन हायर। ये मेरा मानना है। अभी भी विकल्प मौजूद है। तो अब आता हूं मैं निजामुद्दीन साहब। बड़ा ही सरल सा सवाल है और इस सवाल को उत्तर भी खोज पाने में राहुल गांधी और कांग्रेस नाकामयाब है। एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को महसूस हो रहा है कि इस बयान से उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगा है, उसका सम्मान आहत हुआ है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं घटी है और इसकी पीड़ा को उसने अदालत के सामने रखा है। एक राष्ट्रीय नेता होने के नाते, एक संवेदनशील राजनीतिज्ञ होने के नाते, एक बेहद संभ्रांत परिवार का उत्तराधिकारी होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह इस बात पर खेद जताए कि अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंची है, मुझे इसका खेद है। मेरा यह आशय नहीं था कि आपको ठेस पहुंचे या एक पूरी की पूरी कम्युनिटी संदेह के दायरे में आ जाए। दिक्कत क्या है? नरेंद्र मोदी के प्रति द्वेष क्या पूरी के पूरे समुदाय के संदर्भ में जिसके सरनेम में मोदी है उसमें परिणत हो गया कि राहुल गांधी को लगता है कि जो भी मोदी है उसे मैं दुश्मन की निगाह से देखूंगा, जो भी मोदी है उसको अपने खिलाफ मानूंगा, जो भी मोदी है उसके लिए इस भाषा का इस्तेमाल करूंगा। सवाल है ना निजामुद्दीन जी, क्या कहेंगे आप? माफी नरेंद्र मोदी जी थोड़ी मांगी थी। तरह की परिस्थिति भाषण के दौरान होती है। आदमी जब बात करता है तो उसके सामने एक लिस्ट है जिन मोदीज का उन्होंने जिक्र किया। क्या वो शरीफ आदमी है? देश के प्रधानमंत्री वाकई शरीफ आदमी है निजामुद्दीन जी। अगर आपका यह सवाल है तो 140 करोड़ की आबादी का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री सम्मान का पात्र, उससे इस अपमानजनक शैली में बात करना क्या आप न्यायोचित मानते हैं? क्या आप निजामुद्दीन जी यहाँ कार्यक्रम में बोलने के लिए तैयार हैं उनके लिए? सत्यता के लिए राहुल गांधी किसी से समझौता नहीं कर सकते। सत्य बात कहने से राहुल गांधी इस मुल्क में कभी पीछे नहीं रहेंगे। उस परिवार ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को त्यागा है। इनकी तरह सत्ता की लोलुपता के लिए लोगों का कत्लेआम नहीं कराते, मॉब लिंचिंग नहीं कराते, धर्म में ले जाकर हिंदुत्व और मुसलमानों को बांटने का काम नहीं करते। राहुल जी ने सत्यता की बात की। मुझे पूर्ण विश्वास है और कांग्रेस को विश्वास है कि भारत का संविधान और भारत की कोर्ट उनके साथ न्याय करेगी। ये बिल्कुल सत्य है कि जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया वो देश के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूरा भारत जानता है और ये भी जानता है कि सिर्फ वो लिप्त नहीं बल्कि इनका संरक्षण है। उनको खुद बीजेपी के सारे बड़े नेता उन्हें बचा रहे हैं और जो केंद्र की मंत्री में है, जो स्टेट में है। अपन कार्यक्रम में है, जनसभा में नहीं है, आराम से भी बोलेंगे ना, आवाज बहुत ठीक से आएगी टीवी स्क्रीन पर। मेरा सवाल है वापस, राहुल गांधी जी ने बोला सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? निजामुद्दीन जी इत्तेफाक रखते इस बात पे, इस देश में जितने चोर हैं सबका सरनेम मोदी होता है। अंशु जी, जब वो ये सेंटेंस कह रहे थे तो पहले उन्होंने सारे मोदी का नाम लिया। जिन मोदीज का उन्होंने नाम लिया, नाम लेने के बाद उन मोदीज के बाद उन्होंने कहा ये सेंटेंस की सारे चोर, यानी जिन लोगों का नाम लिया वही चोर है ना। जी आप राहुल निजामुद्दीन जी, उन्होंने साथ में सवाल किया कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि जिसका सरनेम मोदी हो गया वो चोर हो गया। इसी को लेकर तो केस है। विचार कीजिएगा निजामुद्दीन जी अपनी दलील के संदर्भ में। लेकिन मैं वापस शरद जी आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल अनुत्तरित रह गया। राहुल गांधी ही केवल अगंभीर हैं या आपने भी गंभीरता को छोड़ दिया है? इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। हिमांशु जी देखिए, जो हम और कुछ हद तक आप भी और जितने भी राजनीति में लोग आते हैं वो कुछ हद तक एक जनता की आलोचना के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। वो हम लोगों को, हमारा काम ही इस तरह का है कि हम लोगों को पे आए दिन टिप्पणी होती है, आलोचना होती है। किसी ने ये भी कहा था कि अगर आपको ये जानना है कि आपके पर बाबा ने 17वीं शताब्दी में किस प्याऊ में पानी पिया था तो आप एक बार चुनाव लड़ लीजिए, विपक्ष खोज के लाके दे देगा।
तो ये बिल्कुल एक सामान्य सी बात है। लेकिन एक बड़ी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में थिन लाइन है कि आलोचना के और अपराध कि आप आलोचना की सीढ़ी को पार करके कूद के आप उस लक्ष्मण रेखा को पार करके आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन यहां मुद्दा ये कोई अनजाने में नहीं किया गया है। इस तरह की गलतियां वैसे लोगों से होती हैं, लोग अक्सर माफी मांगते हैं और मांगनी भी चाहिए, क्योंकि जो लोग जनता में जाते हैं, जनता के बीच में बात करते हैं, जब हम लोग सारे दिन बोलते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत मुंह से निकल जाता है तो माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कौन सी दिक्कत है। अच्छा, ये ना भारतीय जनता पार्टी से तो इन्हें माफी मांगनी नहीं थी, न माननीय प्रधानमंत्री से माफी मांगनी थी। एक व्यक्तिगत याचिका पे उस व्यक्ति विशेष को कह देते कि साहब हमारा ये इरादा नहीं था और हम अगर इस तरह की कोई बात थी तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, हम अंग्रेजी में कहते हैं हम रिग्रेट कर रहे हैं कि साहब इस तरह की घटना घटी और आप इसको अन्यथा ना लें। लेकिन यहां ये है कि एक मुद्दे के अभाव में ये लोग 9 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा कारीगरी मिले, कोई समीकरण बैठे, कोई राजनीतिक समीकरण बैठे। इन्होंने जैसे पदयात्रा करी, पदयात्रा में इन्होंने तमिलनाडु में, चेन्नई में फादर जॉर्ज से समझने की कोशिश करी कि साहब देवी देवता जो है वो मिथ्या है, असली भगवान जो है जीसस है। तो वो इस तरह की बातें जब भी ये जाते हैं, कोई ना कोई इस तरह की बात, कोई ना कोई इस तरह के टिप्पणी या कोई ना कोई इस तरह का जो कारनामा इनका होता है वो इनको मजाक का पात्र बनाता है। और यहां जब आपने एक पूरे समाज को, मतलब किसी आप व्यक्ति विशेष को कहिए, आप मोदी जी को मतलब लोगों ने एनाकोंडा कहा है, नीच कहा है, इनके कार्यकर्ताओं ने जो इमरान मसूद हैं उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा कि मोदी जी आएंगे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और छत्तीसगढ़ में कहा था उनकी हत्या हो जानी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें एक आम सी चीज है। लेकिन ये ना मोदी जी ना भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ ये बात ही नहीं थी। ये एक आम बताइए शरद जी, हमें तो थोड़ा जानने में राजनीतिक रूप से दिलचस्पी है। आपको इस बात की प्रसन्नता है कि राहुल गांधी मैदान में नहीं रहे? यह आप लोगों के बयान से साफ तौर पर दिखता है। क्यों राहुल गांधी का 2024 में चुनावी मैदान में ना हो आपको इतना अनुकूल, इतना आना विषय क्यों लग रहा है? गांधी क्या वाकई आपको लग रहा है कि हमें हटा दें है, तो उससे हारने का मौका नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अगर जी बने रहे और तो इससे हमारे फायदा होगा। विजय अध्यक्ष बने, मुझे ज्यादा क्योंकि नेताओं के बयान आप तो आपने अपने जीवन की रविशंकर देखा होगा, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बड़ा बोल लेना। क्या अभी तक हिमांशु जी जो कांग्रेस पहुंची है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह के उन्होंने दिया है, जिस तरह की बहन अभी ये हिंदू बन जाते हैं, कटनागोत्र बनाने लगते हैं, इनको अभी यही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन तो जब ये बोलते तब तो मजाक होता है। आप परेशान शरद जी बातें परेशान है, और राहुल गांधी ने तो क्या होगा? अब दोनों नहीं डॉक्टर, राजनीति में हम लोग विचारधाराओं में लड़ते हैं, हमारे मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद दूंगा नितिन गडकरी जैसे नेताओं को, उन्होंने कल हमारे महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पे पहुंच रहा। बहुत सारी नोकझोंक होती थी, हमारी विलासराव देशमुख जी और लोगों से नहीं बातें हो पाती थी, लेकिन हम जैसे ही सेशन के बाहर आते थे मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ चाय पीते थे। वो राजनीति पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गई। 9 सालों में इतनी कड़वाहट आ गई है। हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि बड़ी कटुता आ गई है। अब कौन लाया है कटुता? अब सरकार का जिम्मा है ये जानकारी करने का, हम तो जांच करेंगे नहीं।
तो अभी बीजेपी वाले जांच करें कि इतनी कड़वाहट, इतना वैमनस्य कहां से आ गया है कि भैया एक दूसरे को, अरे ठीक है राहुल गांधी जी यदि सांसद रहेंगे, राहुल गांधी जी नेता है, आपसे बहस करेंगे, सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, आपका सामना करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी जी सदस्य ही न रहे, उसके लिए पूरी टीम बनाकर उनको घेरने के ये जो नए खेल का शुरुआत बीजेपी ने किया है, हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी भी रहे, मोदी जी भी रहे, सब रहे। अरे आप चाहते हैं जो है वो तो ठीक है। अब आप तो आखिरी सवाल है आपसे, राहुल गांधी का 2024 के चुनावी मैदान में प्रत्यक्ष तौर पर न रहना विपक्षी संभावनाओं को और हरा भरा करेगा या बंजर कर देगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी कोई कुनबे का, परिवार का एक सदस्य जो महत्वपूर्ण है, यदि वो नहीं है तो निराशा होती है, उससे हमें नुकसान होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम घर बैठ जाएं, रोने लगे सब लोग कि नहीं यार अब तो राहुल गांधी जी ने, अब क्या किया जाए। जिस भी परिस्थिति होगी, जो भी उस समय होगा, उसका सामना किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी अभी ये केस में उन्हें मतलब सफलता मिले कि वो सदस्य बने रहे। यदि ऐसा कुछ होता है कि सदस्य नहीं है तो भी हम पूरी प्रयास से विपक्षी एकता को बनाए प्रयास करेंगे। तो मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ सियासी नफा नुकसान समझने के लिए। जिस तरीके का विषय बन गया है उसमें दो चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को यह बताने में लगी है कि राहुल गांधी एक गैर जिम्मेदार किस्म के राजनेता हैं। रविशंकर प्रसाद ने आज बताया कि वो आपराधिक मानहानि का लगातार परिचय देते रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी हैं या बाकी विपक्ष के नेता हैं जो ये बताने की कोशिश में है कि राहुल गांधी को षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। उनका मुकाबला कर पाने में भाजपा सफल नहीं हो रही थी क्योंकि वो बड़े गंभीर किस्म के मुद्दे उठा रहे थे, इसलिए उन्हें लोकसभा में दाखिल होने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा गया। तो अब जानना ये चाहता हूं ये राहुल गांधी का मसला, आपका जो इतना लंबा अनुभव है वो किसके लिए फायदेमंद होने जाता है? क्या मान रहे हैं कि भाजपा ने एक तुर्प का इक्का चल दिया है, या आप मान रहे हैं राहुल गांधी का चुनाव से बाहर रहना चुनाव में विपक्ष की संभावनाओं को ज्यादा बेहतर बनाएगा? आपका आकलन राजकुमार, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल। हिमांशु जी, एक टिप्पणी में पहले जरूर करना चाहूंगा। आनंद दुबे जी जो कह रहे थे, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि राजनीति में वैमनस्यता का भाव अपने चरम पर है। या तो हम लोगों ने आपातकाल के दौरान ऐसा देखा सुना था, या अब देख रहे हैं कि राजनीतिक वैमनस्य इतना ज्यादा है कि साथ बैठ नहीं सकते, साथ बात नहीं कर सकते। यह दुखद स्थिति है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम। अब जो सवाल आपने पूछा, दोनों बातें सही है। विरोधाभासी लगेगी मेरी बात। हिमाचल और कर्नाटक के बाद कांग्रेस जिस तरह से अपने रिवाइवल को लेके आशान्वित है, उम्मीदें उसमें जगी हैं, जैसे कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबले के बावजूद कांग्रेस जीती और अच्छे मार्जिन से जीती, बहुत अच्छी सीटें मिली, तो उसको ये लगता है कि जो वोटों का बिखराव जो एक बड़ी मदद करता था बीजेपी की या कांग्रेस के लिए समस्या बनता था, वो शायद कर्नाटक के बाद जनता ने अपना सोच अपनी बदली है और एक क्लियर मैंडेट देने की समझ कहीं न कहीं डेवलप हो रही है। उस दृष्टि से देखें तो कांग्रेस को लगता है उसका रिवाइवल हो सकता है 2024 में, और अगर रिवाइवल होता है तो राहुल गांधी के लिए वो बहुत अनुकूल परिस्थितियां होंगी अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने के लिए। या हम बात करें अगर बहुमत मिलता है, अगर को अंडरलाइन कर दें क्योंकि बहुत दूर की कौड़ी है, तो राहुल गांधी की ताजपोशी का समय हो सकता है। उस दृष्टि से राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए एक थोड़ा सा निराशा की स्थिति हो सकती है, चिंता की स्थिति हो सकती है अगर राहुल गांधी चुनावी मुकाबले से बाहर रहते हैं अदालती फैसले के चलते। लेकिन अगर विपक्ष की दृष्टि से देखें तो राहुल गांधी जेल जाएं या जमानत पर रहें, दोनों स्थिति में उनकी जो छवि होगी वो एक विक्टिम की होगी, और उस सहानुभूति का लाभ जो विपक्षी ध्रुवीकरण होगा, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा उसमें बहुत सारे किंतु परंतु महाराष्ट्र और बिहार के घटनाक्रम के बाद लग गए, लेकिन उसको मिलेगा। तो राहुल गांधी अगर इन परिस्थितियों में उलझे रहते हैं तो लार्जर पिक्चर में अपोजिशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी क्योंकि उनको सहानुभूति का लाभ मिलेगा। लेकिन तो सहानुभूति का लाभ होगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है। अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे
कुल मिलाकर राहुल गांधी को राहत से कहीं अधिक मुफीद विपक्षी संभावनाओं के लिए राहुल गांधी का अपराधी बना रहना है। अगर अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है, उस अवस्था में राहुल गांधी अपने आप को षड्यंत्र का शिकार सत्ता के द्वारा प्रस्तुत करने में कामयाब होंगे, इस आकलन के साथ है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इतना कमजोर है कि राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया है और ऐसे में उनको एक पीड़ित के तौर पर प्रस्तुत हो जाने देगा? या भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि देखो राहुल गांधी दोषी थे और जब आदमी ने अपराध किया तो उसे अपराध का फल भोगना पड़ता है, ये नरेंद्र मोदी के राज की व्यवस्था है, इस रूप में प्रस्तुत रहेगा। तो कुल मिलाकर कपिल सागला जी कह रहे थे कानूनी लड़ाई या राजनीतिक लड़ाई तय, लड़ाइयां दोनों चलेंगी, कानूनी भी और राजनीतिक। और 2024 के चुनाव में राहुल गांधी का बयान जो 2019 में दिया गया था वो मुद्दा रहेगा। देखें ये मुद्दा किस और लेकर जाएगा, हमें दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। राहुल गांधी का जज्बा है, उस जज्बे को समर्पित हमारा आज का शेर है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग चलता है। मंजूर हाशमी ने संभावना को लेकर क्या कमाल की बात कही थी। अब ये संभावना राहुल गांधी के लिए है या भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या आने वाला वक्त बताएगा। हमें उस वक्त का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए